कैसे आप सब। तो आज के क्लास में अपने सब देखेंगे एक्सरसाइज थर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सब्जेक्टिव खत्म हो चुका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बाकी था, जो कि आप सभी को जो है इस तरीके से बुक दिए हुए हैं, और लगभग इसमें जो है 125 ऑब्जेक्टिव होगा जो है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट से अपने सब आज की क्लास में जो है देखते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग भी जो है इस वीडियो को जो देखते हैं, जब कभी देखते हैं तो बुक को सामने में रखिए जो है, और उस समय पढ़ने की कोशिश करिए। या जिस स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो यहाँ पर भी देखिए टोटल बोल्ड में है इस लेक्चर में जो है, और देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ बाइलिंगुअल क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो है। तो देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नॉर प्लांट जन्म नियंत्रण का नया रूप है, तथा कहता है कि नॉर प्लांट इज द न्यू फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड इट। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नॉर प्लांट होता क्या है। तो नॉर प्लांट जो है यह एक कंट्रासेप्टिव मेथड है, गर्भ को रोकने का। ये क्या है, ये एक तरीका है जिसमें जो है आपको लिवोनोगेस्टेरॉल यानी कि एलएनजी जो है, एलएनजी का टैबलेट इसमें भरा रहता है, जो कि 5 साल तक, एक बार जब नॉर प्लांट किया जाता है तो 5 सालों तक गर्भ को क्या किया जाता है, रोका जाता है। और इसके द्वारा जो है प्रोजेस्टेरॉन को क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है। तो इसको देख करके अपने सबको ऑप्शन देखना है क्या होगा। तो तीसरा नंबर अगर ऑप्शन देखिएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें सक्रिय घटक के रूप में प्रोजेस्टिन होता है, यानी कि हैज प्रोजेस्टिन एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ दूसरा नंबर में। कह रहा कि which of the following is not induced under बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कहता निम्न में से कौन सा जन्म नियंत्रण की अवरोधक विधियों में सम्मिलित नहीं है। अवरोधक विधियों की बात कर रहा है यहाँ पर जो है, बैरियर मेथड की बात कर रहा है। तो देखिए वेजाइनल बैरियर मेथड तो आप लोग पढ़ चुके हैं। बैरियर मेथड में निरोध आ जाता है, जिसे कंडम कहा जाता है, डायफ्राम आ जाता है, सर्वाइकल कैप आ जाता है, वेजाइनल पाउच आ जाता है। क्लियर इसमें लिखा है कि बैरियर मेथड के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ वेजाइनल पाउच, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। डायफ्राम ये भी नहीं होगा, सर्वाइकल कैप ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका जो है, इम्प्लांट। यानी कि इम्प्लांट जो है बैरियर मेथड के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपने सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि लिंग संचारित रोग किसके उपयोग के दौरान आसानी से संचरित हो सकता है। एसटीडी बीमारी के बारे में पढ़ चुके आप। एसटीडी बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से, जब इन्फेक्टेड कोई पर्सन रहता है, जब उससे सेक्सुअल कांटेक्ट में जब आता है तो ये बीमारी क्या होता है, फैल जाता है। तो क्या लिखा हुआ देखिए, पहला कहता है, मतलब एक बार क्वेश्चन को और समझ लीजिए। कहता लिंग संचारित रोग किसके उपयोग के दौरान, मतलब अब यहां पर विभिन्न सारा ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हम किन्हीं चीजों का उपयोग करेंगे। और कहता है कि किसके उपयोग के दौरान आसानी से संचरित हो सकता है, मतलब डायफ्राम का उपयोग करने से यह बीमारी फैल सकता है। दूसरा लिखा हुआ है आपको जो है सर्वाइकल कैप से। तीसरा दे दिया बर्थ कंट्रोल पिल से, और चौथा दे दिया ये सभी। तो देखिए गोली आपका वैसे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जो है, बट कैसे होगा सो समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ यहां पर जो है, कहता यहां पर 4 ऑप्शन दिया है कंट्रासेप्टिव मेथड का, और कहता कि किस कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज करेंगे फिर भी जो है आपको जो है एसटीडी बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। तो हमने आपको राइट आंसर क्या बताया, बर्थ कंट्रोल पिल्स। यानी जब गोली का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी सेक्सुअल कांटेक्ट में तो आ ही जाते हैं। ऊपर में आपको लिखा डायफ्राम हो गया, तो रबर का बना हुआ रोध है। इसके बाद आपको सर्वाइकल कैप हो गया। तो ये सब क्या करता है, एसटीडी बीमारी को रोकने का काम करता है, लेकिन गोली जो है एसटीडी बीमारी को रोकने का काम नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते अपने सब। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, वो अरे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डायफ्राम डायफ्राम रबर डंबलाकार संरचना है तथा शुक्राणु को किसमें जाने से रोकता है। मतलब डायफ्राम जो है एक रबर का बना हुआ संरचना है, जो अब सिंपल बात कि ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स हो गया, निरोध हो गया, ये सारा रबर का बना होता है, और ओवम को स्पर्म से मिलने से रोकता है। या सिंपल बात, ओवम को क्या करता है,
वेजाइना में या फिर सर्विक्स में जाने से रोकने का काम करता है। बट यहाँ पर डायफ्राम दिया, तो डायफ्राम क्या करता है, तो डायफ्राम जो है आपको सर्विक्स में स्पर्म को जाने से रोकता है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया वेस्टिब्यूल, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा वेजाइना, बिल्कुल नहीं। तीसरा दिया सर्विक्स, तो सर्विक्स इज राइट आंसर। सर्विक्स क्या हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर, यानी कि डायफ्राम जो है शुक्राणु को सर्विक्स में जाने से रोकने का काम करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग मेथड व्हिच वन हैज द हाईएस्ट फेल्योर रेट। कहता है यहां पर कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया गया है। कहता निम्न में से कौन सी एक विधि है, विधि अत्यधिक विफलता की दर होती है। तो एक ही लाइन में समझिए, नेचुरल मेथड जो आपको बताए थे, नेचुरल मेथड जो हम आपको बताए थे, नेचुरल मेथड में कंट्रासेप्टिव मेथड विफल होने का चांसेस रहता है। देखिए पहला लिया था डायफ्राम विथ एस्पर्मिसाइड्स, मतलब जो डायफ्राम का यूज करेंगे तो गर्भाधारण होने का चांसेस हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। निरोध का, इसमें भी गर्भाधारण नहीं हो सकता है। इसके बाद आपको दे दिया है इंट्रा यूटेराइन युक्ति, मतलब आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस का यूज करने से गर्भाधारण होने का चांसेस है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन है रिदम मेथड, जो कि हमने आपको नेचुरल मेथड के अंतर्गत बता दिए हैं, और साथ ही साथ बताएं कि इसमें कपल को अपने आप पर क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए इसमें जो है विफल होने का चांसेस ज्यादा रहता है, यानी गर्भाधारण होने का चांसेस ज्यादा। बाकी तीनों में गर्भाधारण नहीं होगा, लेकिन इसमें गर्भाधारण होने का चांसेस रहता है। ठीक है, चलिए अगला अगर बढ़ते अपने सब आगे जो है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एसटीडी तथा रोगकारी जीव सही सुमेलित नहीं है। मतलब यहां पर देखिए एसटीडी बीमारी के बारे में आपको दिया हुआ, किसके बारे में दिया हुआ है, एसटीडी बीमारी के बारे में दिया हुआ है, और कहता है कि यहां, और एसटीडी बीमारी जो होता है तो उसका पैथोजेन का नाम दिया हुआ, कहता कौन सही से मिलान नहीं किया हुआ। वैसे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में आपको क्या लिखा हुआ, फर्स्ट में लिखा जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स में क्या लिखा है, हीमोफिलस ड्यूक्राई, जो कि आपको गलत है। ये क्या होता है बोरे, यहां पर क्या लिखा है, हीमोफिलस ड्यूक्राई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट आगे देख लो क्या लिखा हुआ, सिफिलिस। सिफिलिस में क्या लिखा है, ट्रोपिनीमा पैलिडम, जो कि सही है। सिफिलिस जो है ट्रोपिनीमा पैलिडम नामक पैथोजेन के द्वारा होता है। जेनाइटल हार्पिस जो है ये हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा फैलता है। इसी तरीके से ट्राइकोमोनियसिस जो है, तो ये जो है ट्राइकोमोनियसिस वेजिनेलिस के द्वारा ये क्या होता है, बीमारी फैलता है। लेकिन अगर जेनाइटल रस्ट की बात करेंगे तो ये जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा क्या होता है, ये बीमारी फैलता है, जो कि यहां पर गलत आंसर है। मतलब गलत जो है मेल किया गया है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो है क्या, 7 नंबर में 7 नंबर कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिया वाज अमोंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट action plan and a program at a national level to attain reproductive health. This program called as family planning were initiated in year in India. हम सीधे बता दिए थे, जब कभी अगर फैमिली प्लानिंग का चर्चा करें, कितनी ईस्वी में जो है भारत सरकार के द्वारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, तो वो क्या हो जाएगा 1951। क्या हो जाएगा बोले 1951 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पर जो है साथ ही साथ देखिए यहां पर जो तीसरा के बाद चौथा ऑप्शन होगा, तो यहां पर पांचवा ऑप्शन है, तो घबराइएगा नहीं, इसको 4 कर लेना है। कितना कर लेना है जी, 4 कर लेना। अपने मन से इसको 4 कर लीजिए, या बुक में सही होगा तो ठीक है, इसमें गलत है तो हम यहां पर सुधार दिए। देखो क्या कहता है, निम्न सभी एमनियोसेंटेसिस के उपयोग है। मतलब यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कहता है कि निम्न सभी एमनियोसेंटेसिस के उपयोग है, मतलब इसका यूज कहां पर किया जाता है इसके बारे में दिया है। किंतु एक दुरुपयोग है, कौन सा एक दुरुपयोग है, मतलब एमनियोसेंटेसिस के बारे में दिया है, लेकिन एमनियोसेंटेसिस के अगेंस्ट में, मतलब उसका कुछ दुरुपयोग भी होता है। तो उन दुरुपयोग के बारे में कौन सा बातें दिया हुआ है, उसको पढ़ करके अपने सबको पता लगाना है। पहला में देखिए क्या लिखा है, अनुवांशिक समस्याएं के लिए केंद्रक गुणसूत्र विश्लेषण हेतु महिलाओं के अनुरोध पर एमनियोसेंटेसिस करते हैं। मतलब अगर कोई बेबी है, माता के गर्भ में अगर बेबी है, अगर उसमें किसी भी प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर है,
तो उसको पता लगाने के लिए जो महिला होती है उसका परमिशन से जो है एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। सही बात है। दूसरा क्या कहता है, कहता यह तकनीक विश्लेषित गुणसूत्रीय त्रुटि द्वारा जांच की गई शिशु असमानता के लिए विकसित हो चुकी है। यह भी बात सही है, मतलब क्रोमोसोम के गड़बड़ी के कारण अगर किसी प्रकार का समस्या है उसका भी इसमें जो है जांच किया जाता है। यह शिशु की उपापचयिक विधियां जैसे कि PKU फिनाइल कीटोनूरिया के अध्ययन में उपयोगी है। यह भी बात सही है। चौथा नंबर देखिए, कहता यह शिशु के लिंग का परीक्षण करने हेतु की जाती है, तो इसके द्वारा जो है शिशु के लिंग का परीक्षण भी हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, साथ ही साथ यहां पर क्या कर रहा है, तो साथ ही साथ कह रहा है जिससे मादा फिटिसाइड में वृद्धि होती है। अब क्या होता है, इन एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज किया जाता, गलत यूज किया जाता। वैसे आपको पता होगा एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, तो एमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को निकाल करके उस पर जो है टेस्ट किया जाता है विभिन्न सारा, और उस बेबी में, उस भ्रूण में अगर किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर होता है, चाहे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो उसे ठीक किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ गर्भ में लिंग का भी पता चल जाता है, बेबी मेल है कि फीमेल है, और अगर फीमेल बेबी रहता है तो उसे उसका हत्या कर दिया जाता है, जिससे सेक्स रेशियो में कमी आ जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा, अगर आपके नोटबुक में अगर 5 होगा तो 4 कर लीजिएगा, नहीं 4 है तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआरे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था CDRL लखनऊ के वैज्ञानिक द्वारा विश्व में सर्वप्रथम मादाओं के लिए नॉर हार्मोनल मुख्य गर्भ निरोधक गोली विकसित की गई। निम्न में से वह कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ऑफ फीमेल डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRL लखनऊ। एक लाइन में आप समझिए, जब कभी CDRL लखनऊ का चर्चा चले, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में, तो सहेली नामक गोली को बनाया गया। किसको बनाया गया? सहेली नामक गोली को बनाया गया, जो कि आपको पता है इसे साप्ताहिक गोली कहा जाता है। सप्ताह में इसका उपयोग एक बार ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपने सब देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जी, कहता कि which of the following is हार्मोन रिलीजिंग IUD। अब देखो यहां पर सारा का सारा जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में दिया हुआ है, और कहता कि कौन सा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के द्वारा हार्मोन को सिक्रेशन किया जाता है। तो हार्मोन रिलीजिंग IUD में 2 एग्जाम्पल बता दिए थे। एक तो बता दिए थे LNG20, और दूसरा बता दिए थे प्रोजेस्टेसार्ट, बता दिए थे ना जी। ये 2 आंसर हो जाएगा, इन ऑप्शन के थ्रू आपका दूसरा नंबर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता जी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंट्रासेप्टिव पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल दे वर्क बाय। मतलब ये कंट्रासेप्टिव मेथड में जो गोली का यूज किया जाता है ये काम भी करता है ज्यादा, और इसका बॉडी पर कम साइड इफेक्ट भी है। तो इसमें आखिर क्या क्या खूबी है जिसे महिला अपना लेता है? फर्स्ट में कहता है कि अंडोत्सर्ग को संदमित करके, है कि नहीं, यानी कि इनहिबिटिंग ओवुलेशन, ये ओवुलेशन अंडोत्सर्ग को रोकने का काम करती है। सही बात है। दूसरा कहता है इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम में धंसने की क्रिया को इम्प्लांटेशन, तो इसको भी ये रोकने का काम करता है। तीसरा कहता है कि दे अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ एस्पर। मतलब ये क्या करता है, सर्विक्स के पास जो है सर्वाइकल म्यूकस में जो है ये चेंजिंग ला देता है, जिसके कारण स्पर्म का एंट्री क्या होता है, बंद हो जाता है। मतलब देखा जाए तो ये तीनों का तीनों बात सही है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, आप यहाँ पर देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पर तीसरा लिखा गया है। अगर आपके बुक में अगर ऐसा हो तो इसको आप चौथा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते आगे जो है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी कि निम्न में से कौन सी गोली सप्ताह में एक बार ली जाती है तथा कम प्रभावशाली होता है और उच्च गर्भ निरोधक गुण वाली होता है। मतलब साप्ताहिक गोली, एक लाइन में समझिए, और साप्ताहिक गोली की बात करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाता है? सहेली। क्या हो जाता है जी? सहेली। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है जी, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इन फीमेल। फीमेल में जो स्टेरिलाइजेशन, और स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या बता दिए हैं, बंध्याकरण, और फीमेल में जो बंध्याकरण होता है उसे क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। बट आगे देख लेते हैं क्या कहता है, बोले कि which blocks gamete transport and thereby prevent contraception is, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्लियर लिखा है, मादाओं में बंध्याकरण की तकनीक जो युग्मक को अवरुद्ध करती है तथा जिसके द्वारा जो है गर्भाधारण रुक जाती है, वह क्या है, तो वह है ट्यूबेक्टोमी। क्या है, ट्यूबेक्टोमी। आगे देखिए, ये तो आज ही के क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं, सेरोगेट माता होती है, सेरोगेट मदर इज, ठीक है। तो अगर सेरोगेट मदर की बात करें तो हम आपको बता दिए थे कि सेरोगेट मदर क्या होता है। तो सेरोगेट मदर ऐसी महिला होती है जो दूसरे व्यक्ति के लिए या दूसरे कपल के लिए क्या करती है, गर्भाधारण करती है। तो देखो पहला क्या लिखा है कि मदर विदाउट लैक्टेशन, बिल्कुल भी ये आंसर नहीं होगा। दूसरा कहता है कि फ्यूचर मदर विथ एम्ब्रियो इम्प्लांटेड फ्रॉम अनदर, मतलब दूसरी माता से रोपित भ्रूण युक्ति भविष्य की माता। तीसरा कहता है कि अनेक भ्रूण को वहित करती है, बिल्कुल भी नहीं। चौथा कहता है कृत्रिम रूप से विडसेचर मादा, बिल्कुल भी नहीं बोला। दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या लिखा, फ्यूचर मदर विथ इम्ब्रियो इम्प्लांटेड फ्रॉम अनदर, कहता दूसरी माता से रोपित भ्रूण युक्त भविष्य की माता, मतलब दूसरी माता के लिए जो है इसमें क्या किया जाता है, तो मतलब कोई माता, मतलब यहां पर ये दूसरा माता हो गया। कहने का मतलब सिंपल देखिए डायग्राम के थ्रू, ये कहने का मतलब फीमेल है और ये क्या है, मेल है। अब इसके पास बहुत सारा पैसा है, अब ये फीमेल चाहती है कि हम गर्भाधारण नहीं करेंगे, उस कंडीशन में एक दूसरे फीमेल को क्या करती है, हायर करती है, और इसको बदले में जो है पैसा दिया जाता है और 9 महीना तक इसके एम्ब्रियो को संभाल करके रखता है। तो ये जो महिला है ये क्या कहलाएगी, सरोगेट मदर कहलाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि बच्चा उत्पन्न करने की वर्तमान तकनीक गिफ्ट है, इसका पूरा नाम क्या है, गिफ्ट बता दिए थे, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या बता दिए थे, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखिए गैमेटिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वैसे देखिए गैमेटिक इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रा होगा, यहां पर इंटर लिखा हुआ है, और ये लिखा है जनरल इंटरनल फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब राइट आंसर आप लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा नंबर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी इज द वन, मतलब यहां पर कहता है कि परख नली शिशु क्या है। तो अगर परख नली शिशु की बात करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात करेंगे, तो हमने क्या बता दिया था, सबसे पहले जो है टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर इसे हम छोटा सा डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करें टेस्ट ट्यूब बेबी को, तो हमने आपको क्या बता दिया था, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जो है अब इसमें एक वेसल्स, मतलब लेबोरेटरी के अंदर एक जो है वेसल्स है जिसे आप लिख सकते हैं क्या, ट्यूब। अब इसमें ओवम को लाया जाता है। ओवम को कहां से लाया जाता है, तो इसके वाइफ से या कोई डोनर फीमेल होगा जो ओवम डोनेट करना चाहती है, वहां से ओवम को लाया जाएगा। फिर हमने क्या बता दिया था, उसी तरीके से स्पर्म को भी लाया जाता है। स्पर्म कहां से लाया जाएगा, तो उसके हस्बैंड से या कोई डोनर मेल होगा जो स्पर्म को डोनेट करना चाहता है, उस ओवम स्पर्म को रख करके लैब के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है। और जब जायगोट बन जाता है, जब जायगोट का निर्माण होता है या 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर का निर्माण होता है, तो डायरेक्ट उसे क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसे जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। और जब 8 इम्ब्रियो से या 8 सेल्ड इम्ब्रियो से ज्यादा का जो है इम्ब्रियो हो जाता है, उस कंडीशन में उस ब्लास्टोमियर को या उस इम्ब्रियो को यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो बेबी का निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो देखिए क्या कहता है इसके बारे में, कहता है कि वह है जो गर्भ के बाहर कृत्रिम माध्यम पर वृद्धि करता है। दूसरा कहता गर्भाशय के बजाय फैलोपियन नलिका के अंदर मादा शिशु की वृद्धि है, बिल्कुल भी नहीं। कहता कि पत्नी या दाता से अंडाणु तथा पति या दाता नर से शुक्राणु लेकर
युग्मनज निर्माण को प्रेरित किया जाता तथा फिर महिला में प्रत्यारोपित किया जाता। सही बात है, पहले ओवम स्पर्म को कलेक्ट किया जाता, लेबोरेटरी में लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, और जब जायगोट बन जाता तो फिर से उसे मादा के गर्भाशय में रख दिया जाता है जहां पर एम्ब्रियो का पूर्ण डेवलपमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखते तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि which of the following is the most appropriate statement of infertility? निम्न में से जनन असमर्थता का कौन सा कथन उपयुक्त है? मतलब इनफर्टाइल के बारे में या इनफर्टिलिटी के बारे में बताया। कहता कि दंपति जो असुरक्षित लैंगिक संपर्क के बाद भी बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, क्या हम उसे इनफर्टाइल कहते हैं? तो सही बात है, इसी को हम क्या कहते हैं, इनफर्टाइल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सब जो है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा, देखिए बोले क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एसटीडी प्रतिजैविक से उपचारित नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक? यहां पर कहने का मतलब जो है चार बातें दिया हुआ है, इन चार बातें को देख करके नीचे चार ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से सही ऑप्शन अपने सबको देखना है। और कहता है कि कौन सा, ये सारा का सारा बीमारी, जैसे गोनोरिया दे दिया, सिफिलिस दे दिया है ना, क्लेमेडिया दे दिया और जेनाइटल हर्पिस दे दिया, ये चारों एसटीडी बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और कहता है कि कौन सा जो है कौन सा बीमारी जो है एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं होता है, तो वो है जेनाइटल हर्पिस। क्या बोल रहे, जेनाइटल हर्पिस। अगर इसको देखते हुए अगर अपने सब यहां पर इन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट नंबर क्या लिखा, डी ओनली, यही आपका फर्स्ट नंबर ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने सब आगे की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट स्टेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल आर मेमेलियन एग मोस्ट लाइकली टू बिकम फर्टिलाइज? कहता अंड चक्र की कौन सी अवस्था में स्तनीय अंडे निषेचित हो जाते हैं? पहला कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज, बिल्कुल भी नहीं। कहता है कि इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन के जस्ट बाद, तो सही बात है, ओवुलेशन के जस्ट बाद इसे स्पर्म चाहिए और इसके बाद ही ये क्या करता, फर्टिलाइज। तो आपका यही 100% चांसेस है, बट आगे भी देख सकते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द सेक्रेटरी फेज, बिल्कुल भी नहीं। ड्यूरिंग द मेस्ट्रुअल फेज, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी अंडोत्सर्ग के ठीक बाद ये क्या होता है, निषेचित हो जाता है अगर इसे स्पर्म मिले तो। आगे क्या लिखा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है जी, 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ अप टू डैश 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 ऑफ प्रेगनेंसी। हम बता दिए थे बारे, अप टू 12 वीक, मतलब 12 सप्ताह तक या 12 सप्ताह के अंदर ही एमटीपी क्या होता है, सेफ होता है। उसके बाद क्या होता है, हानिकारक हो जाता है, क्योंकि उस समय एम्ब्रियो क्या होता है, एंडोमेट्रियम के साथ यानी यूटेरस के साथ टाइटली जुड़ जाता है। तो उससे पहले यानी कि या फिर 12 सप्ताह तक ही एमटीपी क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 वीक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, क्या कहता है देखिए, मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली curable if detected early and treated properly except, मतलब यहां पर देखिए बड़े चार ऑप्शन दिया हुआ है और चार ऑप्शन में कहता है कि किसको छोड़ करके जो है, किसको छोड़ करके सभी का उपचार किया जा सकता, मतलब जो है अधिकांश लिंग संचालित रोग पूर्ण रूप से ठीक होने वाले होते हैं। मतलब जो है अधिकांश जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है वो ठीक हो जाता है दवा का उपयोग करने के बाद। कहता यदि शीघ्रता से पहचाने जा सके, अगर मतलब इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में ही अगर पता चल जाए एसटीडी का लक्षण, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं तथा पूर्णतः उपचारित हो सकते हैं। किसके अतिरिक्त यहां पर और भी दिया, तो कुछ ऐसे भी एसटीडी है जो ठीक नहीं किया जा सकता है, उपचारित नहीं किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी को क्या हम ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जेनाइटल हर्पिस को, इसको भी नहीं। एचआईवी इंफेक्शन को, इसको भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। मतलब यहां पर जो एसटीडी जो है इसको छोड़ करके बाकी एसटीडी को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसको हम उपचारित
नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, निम्न में से एसटीडी का कौन सा रोगकारी जीव प्लेसेंटा को पार कर सकता है। सिंपल में ऐसे समझो, एसटीडी बीमारी दिया हुआ है और कौन सा एसटीडी बीमारी जो है प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में चला जाता है। पहला हेपेटाइटिस बी चला जाता है, एचआईवी चला जाता है, सिफिलिस ये भी प्लेसेंटा को पार करके एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता जी, which of the following is one of the सेफेस्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। मतलब बर्थ कंट्रोल का सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा है, तो एक लाइन में बोले ये एस्टेरिलाइजेशन मेथड। क्या है, एस्टेरिलाइजेशन मेथड, जिसे बंध्याकरण कहा जाता है या आम भाषा में नसबंदी कहा जाता है। वो परमानेंट मेथड है, जो कपल अब आगे संतान नहीं लेना चाहते हैं वो एस्टेरिलाइजेशन करवा सकता है। तो देखो क्लियर लिखा हुआ एस्टेरिलाइजेशन टेक्निक, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर जो है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा जी, तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट। हम बता दिए थे एस्टेरिलाइजेशन टेक्निक दो, ये मेल में भी होता है और फीमेल में। मेल में जो होता है उसे वैसेक्टोमी कहा जाता है, वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। और फीमेल में जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी, उसमें फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। तो कहता है कि ट्यूबेक्टोमी रोकता है, किसको रोकता है जी, तो यह ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकने का काम करता है। बट ऑप्शन भी अपने सब देखेंगे। पहला कहता है क्वाइटस को, तो बिल्कुल भी नहीं, क्वाइटस को ये तो कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन हो गया तो आपस में फिजिकली तो होता ही रहेगा। फर्टिलाइजेशन को तो जी बिल्कुल भी ये निषेचन नहीं होने देता। वैसे आगे कहता है एग फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इम्ब्रियो विकास, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो इम्ब्रियो विकास कहां पर होगा, तो निषेचन को ये रोकने का काम करता है। किसको रोकने का काम करता है, निषेचन को। तो निषेचन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर क्या लिखा है, कहता कि जन्म नियंत्रण माप है, प्रिवेंटिव बर्थ कंट्रोल मेजर इज। मतलब यहां पर जो है विभिन्न सारा जो है कहता है कि जन्म नियंत्रण माप है, कौन सा, एमटीपी, दूसरा कहता है टेस्ट टू बेबी, और तीसरा कहता है प्रिवेंटिंग यूनियन ऑफ एस्पर्म ऑफ ओवम, यानी अंडाणु को शुक्राणु से रोकने से रोकता है। पांचवा नहीं होगा जी, चौथा होगा। यहां पर भी बाय मिस्टेक हो गया, तो अगर बुक में गलत होगा तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। गर्भाशय में शुक्राणु के प्रवेश को रोकना जो है, अब देखो एक बार क्वेश्चन और समझ लो, कहता है कि प्रिवेंटिव बर्थ कंट्रोल मेजर इज, बर्थ कंट्रोल को रोक से बचना है, यानी कि मतलब जन्म नियंत्रण को कंट्रोल करना, यानी गर्भाधारण से बचना है। तो सिंपल बात, ओवम स्पर्म को मिलने से रोकना है। तो देखो बड़े ये हो जाएगा तीसरा नंबर, अंडाणु को शुक्राणु से जुड़ने से रोकना ही इसका क्या काम है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपका जो है कि which of the following method of birth control is effective, easy to use and less expensive। कहता है कि निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण की कौन सी विधि प्रभावकारी, उपयोग करने में असामान्य तथा कम खर्चीला है, तो वो है बोले निरोध। वो क्या बोले, निरोध है। निरोध का उपयोग जो है मतलब कम खर्चीला है, 100%, मतलब लगभग जो है ये गर्भाधारण को रोकने का काम करता। साथ ही साथ ये देखिएगा सदर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो है वहां पर मुफ्त या लगभग बहुत कम खर्च में यह मिल जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्डम यानी निरोध इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपने सब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन में, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल ड्यूरिंग, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब गिर जाता है या गिरने लगता है, तो वो मीनोपॉज के समय, जब आखिरी समय होता है। बता दिए थे बोले कि जब फीमेल में सबसे आखिरी बार जब एमसी होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, मीनोपॉज कहा जाता है। और उस दौरान जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, यानी गिरने लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है मीनोपॉज। यहाँ पर 3 दो बार लिखा गया बाय मिस्टेक, इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा, या फिर अगर आपके नोटबुक में सही होगा तब तो कोई बात ही नहीं। तो आज के क्लास का अपने सब जो है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विटिलोजेनेसिस अगर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि इसके निर्माण के दौरान
विटिलोजेनेसिस होता है तो वो होता है प्राइमरी ओसाइट इन द ग्राफियन फॉलिकल, यानी ग्राफियन फॉलिकल में जब प्राइमरी ओसाइट का जब क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, मतलब वो विटिलोजेनेसिस। एक लाइन में समझना कि विटिलोजेनेसिस कहता है किसके निर्माण के दौरान विटिलोजेनेसिस होता है। और विटिलोजेनेसिस में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट का जो निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है, विटिलोजेनेसिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो है आपका एक्सरसाइज सेकंड चालू हो जाता है। तो एक्सरसाइज सेकंड को अपने सब अगले लेक्चर में देखेंगे, आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।